हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 18 से लेकर 24 जुलाई 2022 तक का है और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है तो उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ यहाँ पे करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे सबसे पहला एक नाम है रिताज हुसैन अल हजमी। तो ये बुक सीरीज़ को पब्लिश करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की लेखिका बनी हैं। तो ये सऊदी अरब की हैं रिताज हुसैन अल हजमी। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में बुक सीरीज़ पब्लिश की है और इसके लिए इनका जो नाम है ये गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो 12 वर्ष की उम्र में ये सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है किसी बुक सीरीज़ को पब्लिश करने वाली। इसके बाद है INS विक्रांत और ये नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का सबसे पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत। तो हाल ही में इसका चौथा समुद्री परीक्षण किया गया जो कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा है और INS जो विक्रांत है इसको भारतीय नौसेना द्वारा संचालित होने वाला चौथा विमान वाहक पोत बनाया जाएगा इसको। और ये भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसलिए इसका नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है। इसके बाद है लीनिया सॉल्वो। तो इन्होंने साइकिलिंग में 72 वर्ष की उम्र में रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिका की हैं ये, 72 वर्ष की हैं लीनिया सॉल्वो। इन्होंने साइकिलिंग में उम्र दराज व्यक्ति होने का एक रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 3300 किलोमीटर साइकिल चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये यात्रा को पूरा करने के लिए इन्होंने 43 दिन का समय लिया था। तो क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसलिए आप नाम याद रख सकते हैं लीनिया सॉल्वो। फिर यहाँ पे IIT खड़गपुर यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर है। इसकी न्यूज़ है कि यहाँ के जो भी प्रोफेसर हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अमरीश चंद्र, इन्होंने अपनी टीम के साथ ऊर्जा भंडारण की जो प्रौद्योगिकी होती है उनको विकसित करने के लिए शोध कर रहे थे और वहाँ पे इन्होंने एक तेज़ी से चार्ज होने वाली साइकिल को विकसित किया है। तो क्वेश्चन करंट में ही से पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर या किस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे तेज़ी से चार्ज होने वाली साइकिल विकसित की है। तो आपका आंसर होगा खड़गपुर। और अगर प्रोफेसर का नाम पूछता है तो प्रोफेसर है डॉक्टर अमरीश चंद्र। इसके बाद एक पनडुब्बी है जिसका नाम है बेलगोरेड। हाल ही में ये पनडुब्बी रूस की नौसेना में शामिल की गई है, बेलगोरेड। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है। इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है बेलगोरेड और हाल ही में ये रूस की नौसेना में शामिल की गई है। इसके बाद यूक्रेन की न्यूज़ है। तो यूक्रेन ने भारत सहित 5 देशों में जो उनके राजदूत तैनात थे उनको अभी हाल ही में बर्खास्त कर दिया है। तो जो आपको पता है यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, इसके बाद जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, इन्होंने भारत के साथ साथ 5 देशों के राजदूतों को बर्खास्त कर दिया है। इसके बाद बेल्जियम की न्यूज़ है। तो यहाँ पे हाल ही में रेत से तैयार किया गया है डायनासोरों का एक दुनिया। तो एक यहाँ पे उत्सव मनाया जाता है बेल्जियम के मिडेलकेर्क में, एक विश्व प्रसिद्ध रेत उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है डायनोस इन द सैंड। तो डायनोस इन द सैंड ये उत्सव आपको याद रखना है। कहाँ मनाया जाता है? बेल्जियम में। बेल्जियम के किस शहर में? मिडेलकेर्क में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी हाल ही में इस उत्सव के दौरान यहाँ पे जो भी कलाकृतियाँ तैयार की गई थी, तो रेतों से यहाँ पे हर साल इस उत्सव में कलाकृतियाँ तैयार की जाती हैं एक्चुअली में। तो इस साल की जो थीम थी ये डायनासोरों पे आधारित थी। तो यहाँ पे इस साल जो भी कलाकृतियाँ थी डायनासोरों की बनाई गई रेत के द्वारा। तो एक तरह से वहाँ पे डायनासोरों की दुनिया तैयार की गई थी रेत से। इसके बाद है ताशुन बोडेन लुइस। तो ये एक अश्वेत महिला है और ये अभी हाल ही में अमेरिका की शीर्ष लोक अभियोजक बनी है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं अपॉइंटमेंट बात करें तो अमेरिका में किसी अश्वेत महिला को पहली बार हुआ है कि कनेक्टिकट का मुख्य लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। इनका नाम है ताशुन बोडेन लुइस। ताशुन बोडेन लुइस, ये जो आप ऊपर नाम देख रहे हैं, तो ये अमेरिका के शीर्ष लोक अभियोजक बनी है और ये पहली बार हो रहा है कि किसी अश्वेत महिला को चुना गया वहाँ पे। इसके बाद है लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम। तो ये UN के फोर्स कमांडर नियुक्त हुए हैं। तो UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हैं मोहन सुब्रमण्यम, इनको दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया है और ये इंटरनेशनल लेवल पे अपॉइंटमेंट हुई है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि
एक तो ये UN से संबंधित है, इंटरनेशनल लेवल पे है। इसके बाद है राजा कृष्णमूर्ति जी। तो इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइमरी चुनाव जीता हाल ही में। तो ये भारतवंशी हैं, अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति। इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी चुनाव में इलिनॉइस प्रांत में अपनी जीत हासिल की है। तो यहाँ से तो कुछ इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर्स। तो ये फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं कौन? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। इसके पहले कौन थे राष्ट्रपति? इसके पहले यहाँ पे राष्ट्रपति थे रोड्रिगो दुतर्ते। तो ये पुराने राष्ट्रपति थे। नए राष्ट्रपति बन गए हैं फिलीपींस के फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, और ये फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति बने हैं। 17वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इसके अलावा ये जो फर्डिनेंड जूनियर है, इनको बोंग बोंग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। इसके बाद है केटांजी ब्राउन जैक्सन। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था इनके बारे में। ये अमेरिका की पहली अश्वेत जज बनी हैं। तो हाल ही में इन्होंने पहली अश्वेत महिला जज के रूप में अभी शपथ ली है अमेरिका की। तो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में ये पहली अश्वेत महिला जज बनी है, इसलिए कहीं ना कहीं ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ही बता चुका आपको, नाम याद रखना आपको, केटांजी ब्राउन जैक्सन। इसके बाद है परमेश्वरन अय्यर। तो इन्होंने अभी हाल ही में नीति आयोग जो है इसके CEO का कामकाज संभाला है। तो स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन की अगुवाई करने वाले हैं ये परमेश्वरन अय्यर। इन्होंने नीति आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली कि हाल ही में नीति आयोग के CEO के रूप में किसे चुना गया है, कि उन्होंने कार्यभार संभाला है। तो ये हैं परमेश्वरन अय्यर जी। फिर यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ने NFDB हैदराबाद में हाइब्रिड तरीके से यहाँ पे राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया है। इसके अलावा ये जो कार्यक्रम है, इसके दौरान घरेलू मत्स्य खपत एवं सतत उत्पादन पर आउटरीच के रूप में 4 पोस्टर जारी किए गए हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली याद रखना है कि जो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है ये कहाँ पे मनाया गया है, तो हैदराबाद में मनाया गया है। बस ये पॉइंट याद रखिए आप यहाँ से। इसके बाद है प्रसार भारती। तो अभी हाल ही में नए प्रतीक चिन्ह का शुभारंभ किया गया प्रसार भारती का। ये नया प्रतीक चिन्ह है, इसे आप देख सकते हैं। कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं किए गए, बस आप ये देखिए जो बीच में सेंटर हुआ करता था इसमें भारत का नक्शा और यहाँ पे एक माइक की फ़ोटो लगाई गई है। आउटर जो लेयर है, ये आउटर सरफेस था, ये पूरी तरह से सेम है। तो ये प्रसार भारती का नया लोगो होगा। तो 11 जुलाई 2022 को इस नए प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो का अनावरण किया गया है और एक नया अध्याय जोड़ दिया गया है भारत के प्रसार भारती के इतिहास में। तो ये जो नया लोगो है इसका जो अनावरण किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो जो सूचना एवं प्रसारण सचिव हैं श्री अपूर्व चंद्रा जी, इन्होंने इस नए लोगो को जारी किया है। फिर है भगवानी देवी डागर। तो इन्होंने 94 वर्ष की उम्र में अभी गोल्ड मेडल जीता है। तो हरियाणा की है ये 94 वर्षीय भगवानी देवी डागर। इन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और ये जो चैम्पियनशिप थी ये फिनलैंड के टाम्परे में आयोजित की गई थी। इसके बाद देखते हैं स्मृति शेष। तो एक बहुत पुरानी मूवी थी 1972 की, काफ़ी ज़्यादा फेमस, द गॉड फादर। आप सभी ने नाम सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस मूवी थी। तो इसमें एक कैरेक्टर था द गॉड फादर में, सनी कार्लियोन। तो इस किरदार को निभाने वाले जो अभिनेता थे जेम्स कान इनका नाम था। हाल ही में 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। जेम्स कान इनका नाम था। इसका देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस। तो यहाँ पे एक है देखिए 28 जुलाई की डेट। तो 28 जुलाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हर साल ये दिन 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो जो हेपेटाइटिस है इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कि हेपेटाइटिस होता क्या है, कैसे होता है, किस तरह से इसका इलाज करना है, किस तरह से इससे बचा जा सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है घुमा के, एक तो डेट पूछ लेगा, दूसरी चीज़ ये पूछ लेगा किस संगठन द्वारा ये मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा आपका आंसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा थीम भी पूछता है कई बार एग्जाम में, तो याद रखिएगा 2022 की जो थीम है ये है हेपेटाइटिस कांट वेट। 2022 की थीम है, फिर से देखिए
हेपेटाइटिस कांट वेट, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं कि 28 जुलाई ही तारीख क्यों चुनी गई। तो नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग, डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग, और ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस का खोज किया था और उसके लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट और एक टीका भी विकसित किया था। तो इनका जन्मदिन होता है 28 जुलाई को, इनका बर्थडे होता था 28 जुलाई को। तो इन्हीं के सम्मान में 28 जुलाई डेट चुनी गई है और हर साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। तो आप ये वैज्ञानिक का भी नाम याद रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है पास्ट में भी कि किस वैज्ञानिक ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। तो ये है डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग। इसके अलावा हेपेटाइटिस होते कितने टाइप के हैं? तो हेपेटाइटिस 5 टाइप के होते हैं, A, B, C, D और E। ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हैं, तो इन्हें देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सामान्य ज्ञान खेल के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है मारिया शारापोवा है जो, तो इन्होंने टेनिस में कितने ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं ये आपको बताना है। तो इन्होंने 5 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं मारिया शारापोवा। फिर है वर्ष 2014 में किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी? तो 2014 में ब्राज़ील ने फीफा विश्व कप की मेज़बानी की थी। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने किस खेल में भारत के लिए रजत पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन। तो आपको क्या याद रखना है? मीराबाई चानू ने सबसे पहले तो ये भी याद रखिएगा कि कौन सा मेडल जीता था। तो रजत पदक जीता था, यानी कि सिल्वर मेडल। इसके बाद ये पूछ सकता है कि मीराबाई चानू किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो ये भी याद रखिएगा भारोत्तोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2018 में किस देश ने FIH पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। फिर है मरात साफिन, इन्होंने किस वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था? तो इन्होंने जीता था वर्ष 2005 में। फिर है अमेरिका की पूर्व ओलंपिक चैंपियन मिसी फ्रैंकलिन, ये किस खेल की खिलाड़ी हैं? तो ये खेलती हैं तैराकी में कम्पीट करती हैं, यानी कि ये तैराकी की खिलाड़ी हैं। इसके बाद इस वर्ष इनमें से कौन सा देश FIH महिला प्रो लीग में चैंपियन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। फिर रियल मैड्रिड ने अब तक कितनी बार ला लीगा टूर्नामेंट अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 बार। फिर वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी ने ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच। फिर डिएगो कोस्टा किस देश की फुटबॉल टीम के ये गोलकीपर हैं? आपको ये बताना है। तो ये गोलकीपर है स्पेन की टीम के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेना विलियम्स ने कितनी बार विंबलडन में महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 बार। फिर है मनीष नरवाल, इन्होंने पैरालंपिक खेल 2020 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निशानेबाजी। फिर ICC वर्ल्ड कप है जो 2019 का क्रिकेट का जो हुआ था, इसमें आपको बताना है कि किस बल्लेबाज ने 5 शतक बनाए थे। तो देखिए 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, यहाँ पे जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से रोहित शर्मा का नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा शतक यानी कि 5 शतक इन्होंने बनाए थे। फिर है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कितने खेल शामिल किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है 20। नेक्स्ट है वर्ष 2019 में किस क्लब ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता था? तो इसका राइट आंसर है लिवरपूल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक टर्म है डॉल्फिन किक। तो आपको बताना है कि जो डॉल्फिन किक है ये किस खेल से संबंधित है, किस खेल में इसे यूज़ किया जाता है? तो इसे यूज़ किया जाता है तैराकी में। फिर है मैरी कॉम ने किस वर्ष एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2014 में। अगला क्वेश्चन है रवि दहिया और दीपक पुनिया किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये कुश्ती में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? तो ये हैं हर्षल गिब्स। ठीक है, इसके बाद हैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला अमरनाथ। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में किस देश ने कोपा अमेरिका फुटबॉल कप जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। फिर वर्ष 2024 में कौन सा शहर ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? इसका आंसर है पेरिस। नेक्स्ट है गगन नारंग ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्ष थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है?
तो इसका राइट आंसर है ताई जू यिंग। और लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। इसका देखिए यहाँ पे जनरल इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं जहाँ पे हमें आर्टिकल भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अरुण इज़ गोइंग टू विजिट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। इसके बाद ही ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे भी कोई आर्टिकल नहीं होगा। फिर है, दिस न्यूज़ वॉज पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे आ जाएगा आपका द। फिर है, रणधीर लाइक्स पेंटिंग, रणधीर लाइक पेंटिंग, तो यहाँ पे भी आपका कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। फिर है, राम बाइस अ चॉकलेट फॉर हिज सिस्टर डेली, यहाँ पे आ जाएगा आपका आ। इसके बाद है यहाँ पे हमें प्रीपोजिशंस भरने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वी हैव बीन वेटिंग डैश हिम सिंस 10 o'clock, तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या प्रीपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका फॉर। तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस 10 o'clock। फिर है, राजा एंड हिज फैमिली लिव्ड इन न्यू दिल्ली डैश 12 years, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आएगा फॉर। राजा एंड हिज फैमिली लिव्ड इन न्यू दिल्ली फॉर 12 years। फिर है, व्हाट आर यू लाफिंग, यहाँ पे आ जाएगा एट, व्हाट आर यू लाफिंग एट। फिर है, चिल्ड्रेन आर फॉन्ड डैश स्वीट्स एंड केक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑफ, ओ डबल ऑफ वाला नहीं, ओ एफ वाला। तो चिल्ड्रेन आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड केक्स। फिर द पेशेंट इज़ एडमिटेड डैश द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे आ जाएगा इन, द पेशेंट इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। आगे है अगला क्वेश्चन देखिए, दिस बंगलो बिलोंग्स डैश शर्मा फैमिली, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा टू, दिस बंगलो बिलोंग्स टू शर्मा फैमिली। नेक्स्ट है, द कॉलेज एडॉप्टेड अ न्यू सेट डैश रूल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऑफ, द कॉलेज एडॉप्टेड अ न्यू सेट ऑफ रूल्स। फिर यहाँ पे हमें वर्ब भरने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हरी डैश टू द ऑफिस एट 10:30 AM डेली, तो यहाँ पे आ जाएगा रीचेस, हरी रीचेस टू द ऑफिस एट 10:30 AM डेली। फिर राम डैश अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा विल स्टार्ट, तो राम विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट है, गीता डैश एट द पोस्ट ऑफिस सिंस 2014, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा गीता हैज़ बीन वर्किंग, गीता हैज़ बीन वर्किंग एट द पोस्ट ऑफिस सिंस 2014। नेक्स्ट है, सो फार राधिका डैश 4 इंडियन लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सो फार राधिका हैज़ लर्नड 4 इंडियन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है, ही डैश हिज हाउस इन चंडीगढ़ लास्ट ईयर, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सोल्ड, ही सोल्ड हिज हाउस इन चंडीगढ़ लास्ट ईयर। नेक्स्ट है, फॉर्चून डैश द ब्रेव, तो ये आपने तो काफ़ी बार सुना होगा, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फिर यहाँ पे देखिए हमें वॉइस चेंज करना है अगले क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इस सेक्शन में, ही प्लेस वीडियो गेम्स, तो इसका वॉइस चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा वीडियो गेम्स आर प्लेड बाय हिम। फिर 20 पीपल वर बुक्ड इन द केस बाय द पुलिस, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे देखिए, द पुलिस बुक्ड 20 पीपल इन द केस। नेक्स्ट है, द एडवोकेट सबमिटेड एविडेंसेस इन द कोर्ट, तो इसका वॉइस चेंज करने के बाद हो जाएगा, एविडेंसेस वर सबमिटेड इन द कोर्ट बाय द एडवोकेट। फिर है, पे योर फूड बिल, तो इसका वॉइस चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, लेट द फूड बिल बी पेड। फिर यू आर रिक्वेस्टेड टू पे द रेंट, इसका वॉइस चेंज करेंगे तो होगा यहाँ पे देखिए, पे द रेंट प्लीज़। फिर संजय विल डू द प्रोजेक्ट वर्क, इसे हम चेंज करेंगे वॉइस इसका तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, द प्रोजेक्ट वर्क विल बी डन बाय संजय। इसके बाद है, हर लव एंड अफेक्शन चेंज्ड माई लाइफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, माई लाइफ वॉज चेंज्ड बाई हर लव एंड अफेक्शन। फिर है आगे आइडम्स एंड फ्रेजेस, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, टू निप इन द बर्ड, टू निप इन द बर्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू पुट एन एंड टू समथिंग इन इट्स अर्ली स्टेज। फिर है, प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स, तो इसका मतलब होता है देखिए यहाँ पे, टू यूज़ रेकलेसली, टू यूज़ रेकलेसली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाउस ऑफ कार्ड्स, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे देखिए, एन इनसब्सटेंशियल और इनसिक्योर सिचुएशन। फिर है नेक्स्ट, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेक केयर ऑफ समवन। फिर है रन आफ्टर, तो रन आफ्टर का मतलब होता है चेस समवन और समथिंग। फिर यहाँ पे हमें देखिए
जो भी हमें क्वेश्चन में वर्ड दिए हैं तो उसके हमें अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड सेलेक्ट करने ऑप्शन में से, मतलब कि एंटोनिम्स सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले है मॉर्बिड। मॉर्बिड का अपोजिट ऑप्शन में से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए चेयरफुल मिलेगा, ये अपोजिट होता है मॉर्बिड का। फिर है प्लेसिड, तो प्लेसिड का अपोजिट हो जाएगा टर्बुलेंट। फिर है ससिंक्ट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे लेंदी। फिर है पोटेंट, तो इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे स्टेराइल। फिर है फीबल, तो फीबल का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे रोबस्ट। अब हमें सिनोनिम सेलेक्ट करना है, यानी कि ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से जो भी क्वेश्चन में वर्ड दिया है उसका सेम मीनिंग वाला वर्ड चुनना है हमें। सबसे पहले है बेनिग, तो इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड जो है ये हो जाएगा आपका देखिए फ्रेंडली। फिर है डिजिस्ट, तो डिजिस्ट का सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा यहाँ पे सीज। फिर है जेस्टर, तो जेस्टर का सेम मीनिंग होगा कॉमिक। फिर है स्टेसी, तो इसका सेम मीनिंग वाला जो वर्ड है ये हो जाएगा डिलाइट। फिर है रिटार्ड, तो इसका सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा हैम्पर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें जो भी क्वेश्चन दिया उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अ डिसीज प्रीवैलेंट वाइडली एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम एपिडेमिक। फिर है अ पर्सन हु हैज़ स्ट्रेंज हैबिट्स, तो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे, इसको कहा जाएगा एक्सेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी, तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा एक्सोनरेट। फिर एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ सफरिंग एंड पॉवर्टी, तो ऐसा सोसाइटी को क्या कहते हैं, ऐसे सोसाइटी को कहते हैं यूटोपिया। फिर है द किलिंग ऑफ अ रेस, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा जेनोसाइड। फिर यहाँ पे देखिए एक वर्ड है, आपको गेस करना है और जो 4 ऑप्शन है उसमें इसकी अलग अलग स्पेलिंग दी है, तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी स्पेलिंग सही है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है इसमें वर्ड है अपैरल, तो इसकी जो राइट स्पेलिंग है ये फर्स्ट ऑप्शन में ही है APPAREL। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसकी जो राइट स्पेलिंग है ये है ऑप्शन सी में CONSTITUTION। फिर नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे डिजर्टेशन, तो इसकी जो राइट स्पेलिंग है ये दी हुई है ऑप्शन नंबर डी में। फिर है यहाँ पे देखिए माइथोलॉजी, 49 क्वेश्चन है माइथोलॉजी, तो इसकी राइट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर डी में। और लास्ट क्वेश्चन है ये है कंटेम्परेरी, तो इसकी जो राइट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है कंटेम्परेरी की। इसके बाद देखिए आगे सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमें गद्यांश दिया है, हमें गद्यांश पढ़ के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका आंसर गद्यांश से ढूंढ के लिखना है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गद्यांश का और उसके बाद आप डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। फिलहाल मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो गद्यांश है लोगों को यह कहते सुना जाता है कि एक और एक 2 होते हैं, परंतु एक लोग होती है कि एक और एक 11 होते हैं। इस कथन का अभिप्राय यह है कि एकता में शक्ति होती है। जब 2 व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रयास करते हैं तो उनकी शक्ति जो है कई गुना बढ़ जाती है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज अलग अलग इकाइयों का समूहबद्ध रूप है जिसमें हर इकाई समाज को शक्तिशाली बनाती है। व्यक्ति रूप में एक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, परंतु समष्टि रूप में वह समाज की एक इकाई है। बाढ़ से बचने के लिए जब एक अंधे और लंगड़े में सहयोग हुआ तो अंधे को लंगड़े की आंख तथा लंगड़े को अंधे की टांगें मिल गई और दोनों बच गए। एकता में बड़ी शक्ति है। जो समाज एकता के सूत्र में बंधा नहीं रहता है उसका पतन अवश्य भावी है। भारत की परतंत्रता इसी फूट का परिणाम थी। जब भारतवासियों ने मिलकर आज़ादी के लिए संघर्ष किया तो अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। गणित में शून्य के प्रभाव से अंक 10 गुना हो जाते हैं, अतः समाज का हर व्यक्ति सामूहिक रूप से समाज की रीढ़ की हड्डी होता है। ये था आपका गद्यांश। अब कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आपको आंसर बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है लोकोक्ति के अनुसार 1 और 11 क्यों होते हैं? क्योंकि एकता में बल होता है। इसके बाद गद्यांश में आए व्यक्ति शब्द से लेखक का आशय क्या है? तो यहाँ पे समूह और इकाई दोनों ही आशय है व्यक्ति शब्द से। फिर है गणित में शून्य का महत्व क्या है? तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया लास्ट लाइन में कि गणित में जो शून्य है इससे जो अंक है ये 10 गुने हो जाते हैं। इसके बाद समाज में यदि लोग मिलजुल कर ना रहें तो उनका क्या अंजाम हो सकता है? तो वहाँ पे उनका पतन हो सकता है। फिर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सेम ही है जो हमने प्रीवियस सॉल्व किया, क्या अंजाम होता है। अगला क्वेश्चन है इस गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक आपको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा एकता में शक्ति। फिर यहाँ पे देखिए आ जो उपसर्ग है ये किस शब्द में नहीं है? तो ये आदर में नहीं है।
फिर है दुर उपसर्ग युक्त शब्द छांटना है हमें इसमें से, तो इसका आंसर है दुर्दशा। फिर है भिक्षुक जो शब्द है इसका हमें संधि विच्छेद करना है, इसका सही विकल्प चुनना है, तो ये है भिक्षाधन उक। फिर है संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ये है समधन कल्प। फिर है अनीय प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो ये है भवदीय। फिर निम्नलिखित में से किस शब्द में या प्रत्यय नहीं लगा है, तो चूड़िया में नहीं लगा है। फिर नजाकत शब्द के हिंदी पर्यायवाची क्या कौन कौन से ऑप्शन में से, तो नजाकत शब्द के पर्यायवाची हैं कोमलता और नम्रता। फिर कौन सा शब्द अजय का पर्यायवाची नहीं है, तो ये है अनुकूल। फिर किस वर्ग के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो नेत्र लोचन प्रयोजन, ये तीनों जो शब्द हैं अलग अलग हैं, पर्यायवाची नहीं है। बाकी के जो तीन ऑप्शन हैं इसमें से जो भी शब्द हैं सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। फिर अग्नि शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे नग जो है ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है बर्फ शब्द के लिए कौन सा शब्द पर्यायवाची है, तो हिम, हिम जो है पर्यायवाची है बर्फ का। फिर इंद्र शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो निशाचर इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है सिंह का जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसे हमें चुनना ऑप्शन में से, तो हस्ती, हस्ती जो है सिंह का पर्यायवाची नहीं है। फिर है कनक शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे जो कर्ण है ये कनक का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है आकर्षण शब्द का विलोभार्थी कौन सा है इसमें शब्द, तो ये है विकर्षण। फिर है ईमानदार का विलोम शब्द क्या है, तो ये है बेईमान। निर्गुण का विलोभार्थी यानी कि विलोम शब्द क्या है, तो निर्गुण का होगा सगुण। फिर है मैं आज नहीं पढ़ूंगा, ये कौन सा वाक्य है, ये एक निषेधवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है ओह यह पिट ही गया, ये कौन सा वाक्य है, ये है विस्मयवाचक वाक्य। फिर यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, ये कौन सा वाक्य है, ये है संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट है तुम अपने काम में सफल रहो, यह कौन सा वाक्य है, ये है इच्छावाचक वाक्य। फिर रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है, तो ये है करण तत्पुरुष। फिर स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है, तो यह है कर्म तत्पुरुष। फिर वीणा पाणी कौन सा समास है ये, तो यह है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है द्वन्नी कौन सा समास है, तो ये है द्विगु समास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो यह है नक्षत्र। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यह है यातना। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, तो यह है कुलीन। नेक्स्ट है पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है, तो ये है अपादान कारक, अपादान कारक राइट आंसर है। नेक्स्ट है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है, तो ये है करण कारक। नेक्स्ट है क्या आप जा रहे हैं, इसमें से जो क्या है ये इसमें कौन सा निपात है, तो ये है प्रश्न बोधक। यानी झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है, तो ये है निषेध बोधक। फिर काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है, तो ये है विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है निपात कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं 9 प्रकार के। नेक्स्ट है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है डींग हाँकना। फिर देखिए ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश कौन सा है, तो ये है उपजाऊ भूमि। फिर व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द क्या है, तो इसे कहते हैं व्याकरण। नेक्स्ट है दयानंद में प्रायुक्त संधि का नाम क्या है, तो ये है दीर्घ संधि। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये है गुरूपदेश। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये है पवन। फिर है उत धन हार, इसके योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो इससे बनेगा उद्धार। फिर है पर्यावरण का सही संधि विच्छेद बताइए, तो ये है परिधन आवरण। फिर अनुनासिक का संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। नेक्स्ट अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो ये वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी वर्ग के पंचमाक्षर। फिर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो ये है 11। इसके बाद देखते हैं खेल चर्चा। तो सबसे पहले देखिए है विंबलडन, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि टेनिस के एक साल में जो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें से एक है विंबलडन। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन यानी कि इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है, एक है विंबलडन और एक होता है यूएस ओपन। तो अभी हाल ही में 2022 का विंबलडन समाप्त हुआ है और इसे जीते हैं नोवाक जोकोविच। पुरुष एकल में जीते हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं। और महिलाओं की वर्ग में बात करें
तो इस साल महिलाओं के वर्ग में एकल वर्ग की बात हो रही है, तो जो खिताब है ये कजाकिस्तान की युवा खिलाड़ी एलिना रिबाकिना ने जीता है। तो पुरुष एकल वर्ग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल वर्ग में कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना इन्होंने जीता है। तो दोनों के नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ हाइलाइट्स देखते हैं यहाँ पे नोवाक जोकोविच के बारे में। तो ये नोवाक जोकोविच का 21वां ग्रैंड स्लैम एकल खिताब था। इन्होंने 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 7 विंबलडन, 3 यूएस ओपन और 2 फ्रेंच ओपन खिताब जीते हैं। इसके पहले वर्ष 2011, 2014, 15, 18, 19 और 21 में भी विंबलडन जीत चुके हैं। इसके अलावा जो जोकोविच हैं ये ओपन एरा में चौथे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 4 वर्ष विंबलडन खिताब जीता है। इसके बाद है जोकोविच सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इनसे ज़्यादा राफेल नडाल के ग्रैंड स्लैम है। तो राफेल नडाल ने टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और जोकोविच ने 21। इसके अलावा जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है। तीसरे नंबर पे रोजर फेडरर है 20 ग्रैंड स्लैम के साथ। इसके बाद जोकोविच ने 7वीं बार विंबलडन जीता है और इसके साथ ही इन्होंने पीट सैम्प्रास की बराबरी की है। सबसे ज़्यादा 8 बार विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड रोजर फेडरर के नाम है। इसके बाद बात करें तो सबसे ज़्यादा एटीपी खिताब जीतने के मामले में नोवाक जोकोविच जो है ये 5वें स्थान पर आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मलेशिया मास्टर्स का खिताब है जो कि एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट था जो कि अभी हाल ही में कोलालमपुर में हुआ। तो इसे जीता है दक्षिण कोरिया की शटलर आन से यंग ने। दक्षिण कोरिया की शटलर आन से यंग ने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए इस खिताब को जीता है। महिलाओं में बात की जा रही है। वहीं अगर पुरुष वर्ग की बात की जाए तो पुरुष वर्ग में यहाँ पे जीते हैं इंडोनेशिया के चिको औरा वारडोयो। इंडोनेशिया के चिको औरा वारडोयो। तो महिला एकल में जीती हैं दक्षिण कोरिया की शटलर आन से यंग और पुरुष एकल में जीते हैं इंडोनेशिया के शटलर चिको औरा वारडोयो। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आन से यंग जो हैं इस साल इनका ये दूसरा खिताब था। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कोरिया ओपन का खिताब जीता था। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कुछ और छोटे मोटे टूर्नामेंट्स की। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉक्सिंग चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है अमन ने यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले और दूसरी बार नेशनल चैंपियन बनने पर श्री अमन सिंह बिष्ट को बधाई दी है। तो ये जो अमन है, अमन सिंह बिष्ट, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इसलिए एमपी के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये जो टूर्नामेंट है यानी कि 5वीं यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई इस साल, तो ये टूर्नामेंट हुआ था चेन्नई में, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश ने टोटल 6 पदक अर्जित किए हैं। इसके बाद यहाँ पे भारत के युवा निशानेबाज हैं अर्जुन बबूता। इन्होंने दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। तो ये ISSF निशानेबाजी विश्व कप कहाँ हो रहा है ये याद रखिए, ये हो रहा है दक्षिण कोरिया में। और भारत के युवा निशानेबाज कौन है? अर्जुन बबूता। इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की बात करते हैं, जो कि हर महीने अवार्ड दिया जाता है ICC की तरफ से, जो उस महीने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं क्रिकेटर, पुरुषों और महिला में दोनों में। तो अभी हाल ही में ICC ने यहाँ पे जून 2022 के लिए अवार्ड्स घोषित किए हैं। तो पुरुषों में बात किया जाए तो इंग्लैंड के बल्लेबाज है जॉनी बेस्टो, इनको पुरुषों में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। महिलाओं में बात की जाए तो महिलाओं में दक्षिण अफ्रीका की मैरी जेन कैप को ये अवार्ड दिया गया है। जून 2022 का अवार्ड था। पुरुषों में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं जॉनी बेस्टो इंग्लैंड के, और महिलाओं में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है दक्षिण अफ्रीका की मैरी जेन कैप। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फार्मूला 1 यानी कि F1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप की। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुई, जिसे जीता है मोनाको के युवा कार रेसर चार्ल्स लेक्लर्क ने। तो 2022 की जो फार्मूला 1 की ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स है, इससे जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने, और ये मोनाको के युवा कार रेसर हैं। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद यहाँ पे भारत के यूकी भांवरी और साकेत माइनेनी की जोड़ी है। इन्होंने पुर्तगाल में पोर्टो चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीत लिया है। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, यूकी भांवरी और साकेत माइनेनी। कौन सा टूर्नामेंट था?
पोर्टो चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट पुर्तगाल में हुआ था। इसके यहाँ पे भारत के अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा बेनाम की जोड़ी ने अमेरिका में आयोजित विश्व खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। तो अभिषेक और ज्योति की जो जोड़ी है, इन्होंने तीरंदाजी की मिश्रित कंपाउंड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इसके बाद थोड़ा नज़र डालते हैं सामयिकी पे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बाबा वैद्यनाथ धाम परियोजना का लोकार्पण किया गया है, जिसके तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना, सबसे पहले तो इस परियोजना का नाम बाबा वैद्यनाथ धाम परियोजना, इसका लोकार्पण किसने किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद कितने यहाँ पे जो योजनाएं हैं इनकी लागत क्या है? तो 16,800 करोड़ रुपए। और कहाँ पे इसका लोकार्पण किया गया है? ये देवघर में किया गया है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ से याद रखने हैं। इसका जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जो काफ़ी न्यूज़ में थे, आपने पढ़ा होगा, पिछले हफ्ते इनकी हत्या कर दी गई थी यहाँ पे एक कैंपेन के दौरान। तो हाल ही में शिंजो आबे को अब जापान की जो सरकार है उनकी तरफ से मरणोपरांत देश का जो सर्वोच्च सम्मान है इससे सम्मानित किया जाएगा। ये फैसला किया है जापान की सरकार ने। तो जो जापान का सर्वोच्च सम्मान है इसे कहा क्या जाता है? इसे कहा जाता है द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिसैंथेमम। फिर से सुन लीजिए, द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्रिसैंथेमम। तो ये जापान का सबसे बड़ा सम्मान यानी सर्वोच्च सम्मान है और ये मरणोपरांत दिया जाएगा जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे को। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसा ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। डेली करंट अफेयर्स है, वोकैब है, जीके है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है, कहीं पे रोज़गार आता है उसकी न्यूज़ आती है, अलग अलग न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की पीडीएफ आ जाती है। और इस पत्रिका की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।